इस साल को खत्म होने में महज कुछ ही दिन बाकी हैं। 2024 में उच्चतम न्यायालय की तरफ से कौन कौन से अहम फैसले लिए गए, इसका पूरा लेखा जोखा तैयार है। 1 अगस्त 2024 को ऐतिहासिक फैसले में उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों में सब कैटेगरी बनाने की इजाजत दी, ताकि समाज में असमानताओं को दूर किया जा सके और इसका फायदा सभी को बराबर मिल सके। पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भेदभाव को दूर करने पर जोर दिया। हालांकि ये भी कहा कि सब कैटेगरी की जरूरत नहीं थी। CJI के इस फैसले ने राजनीतिक बहस को जन्म दिया। इसका कुछ नेताओं ने समर्थन तो कुछ ने विरोध किया। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसमें क्रीमी लेयर की कोई बात नहीं है। हम बाबा साहब के संविधान को ही मानेंगे और बाबा साहब ने संविधान में जो अनुसूचित जातियां और जनजातियों का आरक्षण किया है वो ही हम आरक्षण की व्यवस्था जारी रखें। उनकी टिप्पणी थी तो उसको वो भ्रम फैला रहे हैं कि क्रीमी लेयर वाली बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये भ्रम फैला रहे थे। तो डायरेक्शन में और ऑब्जर्वेशन में फर्क होता है, डिसीजन में और ऑब्जर्वेशन में भी फर्क होता है। उनकी टिप्पणी थी। उच्चतम न्यायालय ने निजी संपत्ति को लेकर भी अहम फैसला सुनाया। ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार निजी संपत्तियों को सामुदायिक संसाधन के रूप में लेबल करके जब्त नहीं कर सकती। न्यायालय का ये ऐतिहासिक फैसला किसी भी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को बनाए रखता है और राज्य की मनमानी कार्रवाई से बचाता है। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को पूरे देश में संपत्ति मालिकों की जीत करार दिया गया। यहाँ तक कि कोर्ट ने सरकारों के लिए निजी संपत्तियाँ अधिग्रहित करने के लिए सख्त शर्तें रखी। 39B and C said that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good. So I may have some wealth, you may have some wealth, but that is your personal wealth. There can be times where that wealth may need to be accessed or redistributed to better serve society. In times of war, for instance, it may be that everybody will have to contribute. So if Parliament were to bring out a law, its validity would possibly be protected by reference to the directive principles of state policy. धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से जुड़े मामले में उच्चतम न्यायालय ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी शैक्षणिक संस्थान की अल्पसंख्यक स्थिति कानून स्थापना की तारीख या संस्थान के प्रशासन में मौजूद गैर अल्पसंख्यक व्यक्तियों से प्रभावित नहीं होती है। न्यायालय ने साफ कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में दर्जा हासिल करने के लिए इसे सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से ही स्थापित किया जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि उस समुदाय के सदस्यों की तरफ से चलाया जाए। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले ने साफ कर दिया कि अल्पसंख्यक संस्थान अपनी स्थिति बनाए रख सकते हैं, भले ही उन्हें गैर अल्पसंख्यक सदस्य चला रहे हों। न्यायालय ने अपने फैसले में संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने पर जोर दिया। Nothing could have been better than this for Aligarh Muslim University and for thousands of minority institutions in the country. We must remember that minority institutions are not just of the religious minorities. You have hundreds of linguistic minority institutions of Hindus. I have been writing that Hindus are also a religious minority in some union territories and in some northeastern states. Now the Supreme Court majority bench had said that we need to look at who was the person who conceived the original idea of establishing an institution, for what purpose that institution was to be established, how the funds were collected, who donated the land, and the mere fact that the legislature passed a law does not take away the right of a minority institution to have minority character.
साल 2024 में उच्चतम न्यायालय की तरफ से लिए गए ऐतिहासिक फैसलों में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखना भी शामिल है। ये धारा 1966 और 1969 के बीच असम में आए भारतीय मूल के प्रवासियों को नागरिकता देती है। उच्चतम न्यायालय का ये फैसला उन लोगों के लिए राहत है जो लंबे समय से असम के सांस्कृतिक ताने बाने का हिस्सा रहे हैं। ये उनके अधिकारों और सामाजिक स्थिरता को सुनिश्चित करता है। Purpose of the legislation was to recognize the Accord, the Assam Accord, which was after protest that was caused due to migration and so on and so forth. And the court today has upheld the 6A provision that in effect made the law that follows the Accord, that there would be a cut-off date of 1966. Anyone who entered India and is ordinarily resident before 66 would be a citizen. Someone who came between 66 and 71 would, with the qualifying elements, would after 10 years become a citizen, and those who came after 71 will not be citizens. So that's what the Accord was in rough, and that's what was recognized in the legislation. That legislation has been upheld. So what does it mean now? A lot of people are still hanging there. No, it just means anyone who had come before 71, anyone who had come before 71, 10 years have passed, therefore that person also would be a citizen. अमंग 2024 में उच्चतम न्यायालय की तरफ से लिए गए इन अहम फैसलों में बिल्किस बानो गैंगरेप के आरोपितों को रिहा करने का मामला भी शामिल है। न्यायालय ने गुजरात सरकार के रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया था। बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई के आदेश को उच्चतम न्यायालय ने पलट दिया। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय की ओर से चुनावी बॉन्ड को लेकर भी अहम फैसला लिया गया। न्यायालय ने 2018 की चुनावी बॉन्ड योजना को अमान्य कर दिया ताकि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके और चुनावी चंदे में पारदर्शिता आ सके। उच्चतम न्यायालय ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी फैसला सुनाया। अदालत ने अवैध बुलडोजर विध्वंस को रोकने, मौलिक अधिकारों को मजबूत करने, जवाबदेही को बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इन फैसलों ने सामूहिक रूप से न्याय और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका को उजागर किया। The Supreme Court has basically said that you cannot bulldoze people's properties just because they are accused of a crime. It has further laid down detailed directions as to how lawful demolitions are to be carried out. There may be cases of encroachments where demolitions are necessary, but even there you have to take all these precautions. किसी पे भी इल्जाम लगा के घर तोड़ देते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश पास किया है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। जो कंपाउंडेबल है प्रॉपर्टी का पार्ट उसे कंपाउंड किया जाएगा और अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, इलीगली डिमोलिश की है, तो उसको रेस्टिट्यूट करने की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रावधान बना दिया है कोर्ट ने। 2024 में न्यायपालिका में सबसे बड़ा बदलाव नवंबर में हुआ, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ सेवानिवृत्त हो गए। उन्हें देश में हमेशा कुछ ऐतिहासिक फैसलों के लिए याद किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।